हेलो दोस्तों। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वह है हमारी क्लास नंबर 8। यानी कि यह हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले हम मैथ की 7 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं और यह हमारा भाग होगा नंबर सिस्टम का 5वां भाग। यह पार्ट 5 होगा। इससे पहले चार पार्ट नंबर सिस्टम के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास में देखेंगे अभाज्य संख्या का पता लगाना। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का पता लगाना। अभाज्य संख्या का पता लगाना यानी कि कौन सा नंबर अभाज्य है और कौन सा नंबर अभाज्य नहीं है। प्राइम नंबर का पता लगाना, अगर आपके पास कुछ संख्याएं दी हो और ऐसा कहा जाए कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो उसका एक तरीका होता है, उसकी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि यह नंबर अभाज्य संख्या है या नहीं है। मान लो हम सबसे पहले कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने 137, 137। 137 यह चेक करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का पता लगाना कि यह प्राइम नंबर है या नहीं है। हमारे पास मान लो नंबर दिया गया 137, 137। 137 का पता लगाना कि ये अभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे। सबसे पहले ठीक बड़ी वर्ग संख्या। तो 137, 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या। 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या। 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखेंगे। जैसे मान लो हम 11 का अगर स्क्वायर देखते हैं, वर्ग देखते हैं, तो वो वह आता है हमारे पास 121। 12 का अगर आप स्क्वायर देखोगे वह होगा 144, यानी कि 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या होगी 12 की स्क्वायर यानी कि 144। तो 12 की स्क्वायर 137 से ठीक बड़ी है। तो 12 से छोटी, अब हम क्या करेंगे कि जो 12 से छोटी, 12 से छोटी, 12 की स्क्वायर 144 है जो कि 137 से ठीक बड़ा है। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले आएगी हमारी 2, 2 के बाद में 3, फिर 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद 11, 7 और 11, 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारी क्या हो जाएंगी, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हमको जिस नंबर पहले वो संख्या देखनी है उससे ठीक बड़ी वह देखना है कि किस 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है। तो 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 144 है। 13 की स्क्वायर फिर और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ठीक बड़ी देखनी है जो बिल्कुल एकदम बड़ी हो। 11 की स्क्वायर तो कम हो जाएगी, 121 137 से कम हो जाएगी। और 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 12 की स्क्वायर 144 हो जाएगी। तो 12 की स्क्वायर है तो 12 से छोटी, अब जो ये नंबर आएगा इससे छोटी, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं देखेंगे। तो अभाज्य संख्याएं हमारे पास है 2, 3, 5, 7 और 11। अब हम 2, 3, 5, 7 और 11 का बारी बारी से 137 में भाग देकर देखेंगे कि किसी भी एक संख्या से भाग जा रहे हैं या नहीं जा रहा। अगर 2, 3, 5, 7 और 11 में से अगर किसी भी एक संख्या से भी भाग चला गया 137 में, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कि यह संख्या फिर कौन सी हो जाएगी, यह संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसका भाग, अगर किसी भी नंबर का भाग नहीं गया तो यह अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं। अब हम देखते हैं कि 2 का भाग अगर आप दोगे 137 में तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जस्ट बताया था आपको संख्याओं का, जो हमारा तीसरा भाग था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको संख्याओं का विभाजित के रूल लिखाए थे कि कौन सी संख्या किस नंबर से किस प्रकार कटती है। जैसे 2 का रूल होता है, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि 137 में भाग 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि 137 एक विषम संख्या है और इसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या, कोई भी अंक नहीं है। इसके बाद में हमने 3 का रूल किया था कि तीनों संख्याओं का योग। अब इसमें तीनों संख्याओं का जोड़ देखोगे, 7 और 3 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 137 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का रूल हमने देखा था कि 0 और 5 अंतिम अंक हो फिर भी 5 का भाग जाता है किसी भी संख्या में,
अन्यथा नहीं जाता। तो 137 में 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग हम चेक करना पड़ेगा, 7 का भाग डिवाइड करके। सात सात एकम सात, सात दूना 14, ज्यादा हो जाएंगे, एक पे जाएगा, 6 बचेंगे, 67 हो जाएगा, फिर भी 7 का भाग नहीं जाएगा। इस संख्या में 11 का भाग दे के देखोगे आप, तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11, फिर 2 बचेंगे, 27 हो जाएंगे, तो फिर भी 27 में 11 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से इसमें 137 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। ना तो 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का। किसी भी संख्या से अगर नहीं कट रही है 137, तो 137 जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, 137 अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी 137। इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि जो संख्या दी गई है वह अभाज्य है या नहीं है। किसी भी प्राइम नंबर का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या को ढूंढेंगे। जो ठीक बड़ी वर्ग संख्या हो तो वह जिस नंबर की स्क्वायर होती है उस नंबर से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। उस नंबर से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे। अब हमने यहाँ छोटी अभाज्य संख्या लिखी 2, 3, 5, 7 और 11। ये सारी हमारी उस नंबर से 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं। और फिर जो अभाज्य संख्याएं हमारे पास आएंगी उन सभी संख्याओं से बारी बारी से भाग देके देखेंगे उस नंबर में कि किसी भी संख्या से वह नंबर कट रहा है या नहीं। अगर किसी एक संख्या से भी वह नंबर कट गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी कि वह भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर इस प्रकार से अब हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर देखते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 349 का। अब हमको पता लगाना है कि 349 जो नंबर है यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अभाज्य संख्या 349 का पता लगाने के लिए अब हम सबसे ठीक बड़ी, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ढूंढेंगे। अगर आप देखोगे 18 की स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही जो बेसिक क्लास थी, मैथ की पहली पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें बताया था कि 1 से लेकर 50 तक की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको जरूर काम दे जाती है। तो 18 की स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी 324। 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर आपकी हो जाएगी 361। तो अब देखोगे आप तो 18 से ये क्या है, ठीक बड़ी है, और 19 से ठीक छोटी है। तो इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखते हैं, तो ठीक बड़ी वर्ग संख्या 19 आएगी। ठीक बड़ी वर्ग संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 19। 19 की स्क्वायर कितनी आएगी, 361। तो ये ठीक 19 से बड़ी 349 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या हो जाएगी 361, जो कि 19 की स्क्वायर है। अब हम यहाँ लिखेंगे 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारे पास, तो 19 से छोटी अब अभाज्य संख्या लिखोगे तो आपके पास आएगी 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, और 19 से छोटी 7, 11, 13 और 17, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी जो कि 19 से क्या है, छोटी हैं। 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं हुई है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब क्या करेंगे, 349 में बारी बारी से इसका भाग देके देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3, 3 का भाग देखेंगे तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा, फिर 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का, 11 का। तो ये 349 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। अब देख रहे होगे कि आपको हमको कैसे पता लगा, इसलिए कि क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इनके रूल्स पढ़े थे। हमने देखा था कि इनकी ट्रिक देखी थी डायरेक्ट, कि हम 2 का विभाजित करने का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 7 का क्या होता है। अब मैं बारी बारी से यह रूल रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इनका विभाजित करने का इनका रूल, इनका नियम क्या होता है। 2 का रूल होता है दोस्तों, अंतिम अंक देखना है 0, 2, 4, 6, 8 में से है या नहीं है। अगर इनमें से नहीं है तो यह नंबर नहीं कटेगा। 3 का रूल मैंने अलग से बताया था कि तीनों का जोड़ करके देख लो, या फिर अलग अलग नंबर 3 से काट के देखो। 3 से 3 कटेगा, 9 कटेगा, फिर 4 नहीं कटेगा, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 का रूल मैंने बताया था कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ना तो यहाँ 0 है और ना ही यहाँ 5 है, इसलिए यह नंबर 349 5 से भी नहीं कटेगा। 7 का डिवाइड करने करके देखना पड़ेगा, तो 7 से आप डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 69 हो जाएगा। 69 में फिर से उनका भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह नंबर 349 है वो 7 से नहीं कटेगा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा। 13 और 17 से विभाजित करोगे तो नहीं कटेगा, इसलिए 349 जो है यह हमारे पास क्या है, एक
अभाज्य संख्या है। 349 अभाज्य संख्या है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अंतिम लास्ट एग्जांपल, कि कोई भी संख्या है वो अभाज्य संख्या होती है या नहीं होती, इसका कैसे पता लगाया जाता है। मान लो अब हम लेते हैं 679। 679 यह एक नंबर है, यह एक संख्या है, जो इसका पता लगाने की यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 679 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या ढूंढेंगे, यानी कि इससे जस्ट बड़ा वर्ग संख्या कौन सी होती है। अगर आप 26 की स्क्वायर देखोगे वह होती है 676, और 27 की स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर याद होगी फिर ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। पूरी मैथ में 1 से 50 तक की स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी आनी ही चाहिए। अगर आ रही आपको अच्छे से याद होगी तो फिर आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। 27 की स्क्वायर हो जाएगी 729, यानी कि इस नंबर से ठीक बड़ी वर्ग संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 की स्क्वायर, जो कि है 729। अब हम देखेंगे 27 से छोटी, अब हम क्या देखेंगे, 27 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 27 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो लिखेंगे। 27 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो 27 से छोटी अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी। 2 हो जाएगी सबसे पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, और 17 के बाद में 19, फिर 23। ये सारी वो संख्याएं हैं जो कि 27 से क्या है, छोटी हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसको बारी बारी से भाग देके देखेंगे कि इन नंबर्स में से किसी भी एक संख्या से कट रहा है या नहीं। अगर किसी भी एक संख्या से भी कट गया तो फिर यह नंबर अभाज्य नहीं होगा। किसी भी एक नंबर से भी नहीं कटना चाहिए, यानी कि सभी में से अगर एक से भी कट गया तो भी एक क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। अब 2 से भाग देके देखोगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं इसको। 7 से अगर आप इसको 679 को डिवाइड करोगे 7 से, तो ये जाएगा 7 ने 63, 63 और 4 बचेंगे 49, और 7 7 49, यानी कि 49। तो 97 ये पूरा पूरा कटेगा, तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसमें भाग जा रहा है 7 से, बाकी किसी भी नंबर से ये भाग नहीं हो रहा, इसका डिवाइड नहीं होगा। तो मान लो अगर किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो गया, अब हमको सिर्फ एक ही चेक करना है। अब 7 से मान लो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 679 अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 679 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 7 से कट रही है। तो इसका मतलब 679 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर पूछे कि अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्या का पता लगाते हैं, अभी कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक उससे बड़ी वर्ग संख्या को ढूंढते हैं, फिर वह जिस संख्या की वर्ग होती है उससे छोटी अभाज्य संख्याओं को ढूंढते हैं, और उन अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से डिवाइड करके देखा जाता है कि वह नंबर किसी भी एक संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर किसी भी एक संख्या से वह कट रहा है, कि कोई भी एक नंबर पूरा पूरा विभाजित कर रहा है उस नंबर को, तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, तो वह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे इकाई अंक के बारे में। काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इकाई अंक ज्ञात करना, कोई भी नंबर्स दिए होंगे, उनकी घातें दी होंगी, या कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर इकाई अंक हमको पता लगाना होता है। इकाई अंक को दोस्तों मात्रक अंक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अंतिम अंक भी कहा जाता है, या हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है एकक अंक। इसको एकक अंक भी कहा जाता है। तो इकाई अंक हमको निकालना हो कि इकाई अंक कैसे ढूंढा जाता है, उसके लिए हम पूरा एक प्रोसेस है, पूरा मेथड है। उस मेथड को सीखेंगे कि क्वेश्चन में इकाई अंक हमको कहा जाए तो हम किस प्रकार से उसको फाइंड करते हैं, या यूनिट डिजिट इकाई अंक कह दे, या फिर यूनिट डिजिट कह दिया जाता है मैथ के अंदर। इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया 74 into 6, 74 दिया, और इसके बाद में 63 दिया। मान लो इसका मल्टीप्लाई है, और आपको कहा कि इकाई अंक पता लगाओ 74 into 63 का। इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट पे जो अंक आएगा, यानी कि इकाई स्थान पे जो अंक आएगा। इकाई स्थान पे यानी कि मैंने यहाँ कोई संख्या लिख दी, मान लो ये संख्या लिखी हुई है
343768 ये नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है। इसका इकाई अंक होगा जो राइट साइड के अंदर हमारा अंक होगा। तो 8 हमारा इस संख्या का क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, जो कि यूनिट डिजिट पे है। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 6791, तो एक हमारा जो इकाई अंक पे है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में जो एक अंक होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। वह हमारी यूनिट डिजिट होती है। उस प्रकार से जब कोई सीधी संख्या हो तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन जब उनमें कुछ प्रोसेस हो मल्टीप्लिकेशन की, प्लस की, माइनस की, तो उसके बाद में या उनमें उनकी पावर हो, घातें दी हो, तो फिर हम उसकी प्रोसेस में उसको देखते हैं कि इसका इकाई अंक अब पूरा हल करने के बाद में क्या आएगा, यानी कि उसका आंसर निकालने के बाद में इकाई अंक क्या आएगा। जैसे ये नंबर दिए हुए हैं 74 into 63, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जब इकाई अंक बताना है तो उसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंतिम अंक के बारे में देखोगे। अगर आप यहाँ देखोगे 4 का मल्टीप्लाई 3 से एक बार अंतिम अंक होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 12 आएगा, और 12 में अंतिम अंक 2 है, तो आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई और भी एग्जांपल आ जाए, अब दो संख्याएं हैं, अगर संख्याएं बढ़ जाएं, मान लो आपके पास आया 73 है, 73 into 32 into 47, ये मान लो कोई संख्याएं आ गई। अब तीन संख्याएं आ गई, अब इस ऐसा तो है नहीं कि आप तीनों को गुणा करोगे। आपको तीनों का गुणा करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको इकाई अंक के बारे में बताना है कि यूनिट डिजिट इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे अंतिम अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 3 दूना 6, 6 का गुणा फिर 7 से होगा, 6 7 42, तो यहाँ आएगा 42। तो अंतिम अंक 2 आएगा, तो 2 यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक होगा। तो इस गुणा में पूरा का गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ आप अंतिम अंकों का गुणा कर सकते हो, यानी कि अंतिम अंक यहाँ कितना है, 3 है, और दूसरी संख्या में अंतिम अंक 2 है, और अंतिम संख्या ये 47 में अंतिम अंक 7 है। तो इनका अंतिम अंकों का आपस में गुणा करोगे, 3 दूना 6, 6 7 42, यानी कि अंतिम अंक 2। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अंतिम अंक निकाल सकते हो। अब यह प्रोसेस जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई के अंदर दे, कई बार क्या होता है प्लस माइनस में भी आ जाता है क्वेश्चन, कई बार मल्टीप्लाई में भी आ जाता है, कई बार पावर्स में भी आ जाता है, यानी कि घातों में भी दिया जाता है। तो घात का या डिवाइड का किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें हम इकाई अंक बताने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को यूज करेंगे। अगर सवाल छोटा है दोस्तों, इस प्रकार से 2 या 3 गुना, फिर तो हम डायरेक्ट अंतिम अंकों का गुणा करके बता सकते हैं, लेकिन सवाल में जब पावर्स दी हो, घात दी हो, तो फिर उसको एक पूरी अच्छी प्रोसेस से हल करेंगे, उससे हम उस टेक्निक से बताएंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो हमारे पास कोई इकाइयों को ढूंढने के लिए हमारे पास जो भी संख्या दी होगी उसके जो अंतिम अंक होगा वो या क्या होगा, 0। 0 से लेके हमारे पास अंक 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक दिया जा सकता है संख्या में, उसकी कोई ना कोई पावर भी दी जा सकती है, कोई घात भी दी जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 के बारे में। 0 को अगर आप पावर कितनी भी करो, 0 में अगर आप पावर कितनी भी करो, उसका जो अंतिम अंक आएगा वो हमारा 0 ही आएगा। एक के अंदर कितनी भी अगर आप घात बढ़ाओगे तब भी उसका अंतिम अंक एक ही आएगा। जैसे मान लो एक है, एक की पावर एक की, तब भी एक आएगा, दो करोगे फिर भी एक आएगा, तीन करोगे एक आएगा। मतलब एक की पावर जितनी भी कर दो, उसका अंतिम अंक हमेशा इकाई अंक एक ही आएगा। यह तो कोई ना कोई इधर तो एक साइड में कोई संख्या है, उस संख्या का ये अंतिम अंक है, और उसकी कितनी भी घात करो तो उसका इकाई अंक भी यह सेम आने वाला है। तो सेम किस में आता है, 0 में सेम आता है, एक में सेम आता है, 5 में सेम आएगा, 5 में 5 आएगा, और 6 में 6 आएगा। ये चारों अंक ऐसे हैं, 0 1 5 6, इसमें इकाई अंक सेम रहता है। अब इसमें सेम क्यों रहता है, सबसे पहले यही देखते हैं कि इसमें सेम क्यों रहता है, कि इकाई अंक वही क्यों आता है। देखो दोस्तों, अगर आप मान लो 10 है, 10 की स्क्वायर कर रहे हो, तो 10 की स्क्वायर कितनी हो रही है, 100 हो रही है। अब 100 की स्क्वायर करोगे तब कितनी हो जाएगी, फिर आगे इस प्रकार से 10,000 हो जाएगी।
100 की स्क्वायर 10,000 आ जाएगी। तो अंतिम अंक 10 है, यानी कि यहाँ संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है, उसकी घात 2 3, अगर इसमें 2 पावर है या इसमें 3 पावर कर दोगे आप, तो फिर आगे इसका 3 बार यह 2 जीरो और आ जाएगी। इस प्रकार से आ जाएगी, आगे 10 लाख आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि पावर अगर आप कितनी भी बढ़ा दो, जीरो की पावर कितनी भी बढ़ा दो, अंतिम अंक हमेशा जीरो ही आने वाला है। इस प्रकार 11 एक है, एक की पावर एक करोगे तब भी एक आएगा। अगर आप एक की पावर दो कर रहे हो फिर भी एक ही आ रहा है, एक की पावर अगर तीन कर रहे हो फिर भी अंतिम अंक एक ही आ रहा है, और एक को अगर आप पावर चार कर रहे हो तब भी एक आ रहा है। क्यों? एक की पावर दो का मतलब होता है एक का गुणा दो बार, एक की पावर तीन का मतलब होता है एक का गुणा तीन बार, एक की पावर चार का मतलब होता है एक का गुणा चार बार। यानी कि एक की कितनी भी पावर बढ़ाओ, अंतिम अंक हमेशा आपके पास इकाई अंक क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। इसलिए जीरो का इकाई अंक जीरो होता है, एक का इकाई अंक एक ही होता है, और पांच का भी पांच ही होता है। अब पांच का पांच कैसे होता है इसको देखते हैं हम। मान लो हमारे पास पांच की पावर एक दी हुई है तो कितना आएगा, पांच। पांच की पावर दो दी हुई है तो कितना आ जाएगा, 25। पांच की स्क्वायर यानी कि 25, और 25 का इकाई अंक पांच आ जाएगा। हमको सिर्फ इकाई अंक देखना है, अंतिम अंक से मतलब है कि अंतिम अंक क्या आ रहा है। पांच की पावर अगर हम तीन करते हैं तो 125 आएगा, पांच की क्यूब यानी कि पांच की क्यूब कितनी होगी, 125, और 125 का अंतिम अंक फिर पांच आएगा। अगर आप पांच की पावर चार करोगे तो फिर आएगा 625, आंसर आएगा 625, और अंतिम अंक फिर पांच आएगा। यानी कि पांच की अब पावर आप जितनी आगे बढ़ाते जाओगे पांच छह सात तक, लेकिन अंतिम अंक हमेशा पांच ही आएगा। इसलिए पांच की पावर कितनी भी हो, कितनी भी घात दी हो, इकाई अंक हमेशा पांच ही रहता है। अब हम बात करते हैं छह के बारे में। छह का इकाई अंक छह ही क्यों रहता है? अगर आप देखोगे छह की पावर एक कर रहे हो तब भी कितना आ रहा है, छह आ रहा है। छह की पावर दो कर रहे हो, छह की पावर दो हो जाएगी 36, 36 का फिर इकाई अंक छह आ रहा है। छह की पावर तीन करोगे तो ये हो जाएगी 216, और अंतिम अंक फिर छह आ रहा है। छह की पावर चार करोगे फिर भी अंतिम अंक छह ही आएगा। इस प्रकार से छह की पावर आप कितनी भी बढ़ा लो, इकाई अंक कितनी भी उसकी घात कर लो, तो अंतिम अंक हमेशा छह ही रहने वाला है। तो ये चार नंबर, चार अंक ऐसे होते हैं जिनकी आप कितनी भी पावर कर लो, उनका अंतिम अंक हमेशा जीरो एक पांच और छह ही रहता है। इसको आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना। जब भी आधार वाली संख्या में इकाई अंक आपको जीरो एक पांच या छह दिया हो, तो उनका इकाई अंक जीरो एक या पांच और छह सेम ही आता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, चाहे उनकी पावर कितनी भी दी गई हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो जीरो एक पांच और छह से संबंधित होंगे, और उनमें इकाई अंक वह सेम आएगा, चाहे क्वेश्चन में उसकी पावर कितनी भी दी गई हो। जैसे मान लो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ दिया हमारे पास 965 दिया है, 965 दिया हुआ है, कोई संख्या दी है 965, और इसकी पावर दे दी गई हमारे पास 482 दे दी, कुछ भी दे दी, कुछ भी पावर, 965 की पावर 482 है। और इस क्वेश्चन में कह दे कि इसमें इकाई अंक ज्ञात करो, इसमें इकाई अंक बताओ, इकाई अंक ज्ञात करो या इकाई अंक फाइंड करो इसमें। तो अब इस संख्या में अगर हमको इकाई अंक फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारी संख्या दी गई है, जो हमारी संख्या दी गई है, जो हमारा नंबर दिया गया है, तो उस बेस के अंदर अंतिम अंक क्या है। सबसे पहले अंतिम अंक देखोगे, इस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है। तो इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास है पांच। इसका मतलब यह पूछ रहा है कि पांच की पावर को 482 तक किया जाए तो इकाई अंक क्या रहेगा। मैंने दोस्तों पीछे आपको बताया कि जीरो एक पांच और छह का इकाई अंक सेम रहता है अगर घात उसकी कुछ भी हो, इसकी घात कुछ भी हो। तो पांच की पावर 482 हो, चाहे 483 हो, चौरासी हो, 85, कुछ भी आ जाए, पावर से कोई मतलब नहीं है। अंतिम अंक यहाँ पांच है तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, पांच। तो हमारा आंसर पांच हो जाएगा। इसको आप नोट नोट करके लिख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीरो एक पाँच छह में सेम रहता है। जब आधार वाली संख्या में, जब आधार वाली संख्या में, जब आधार वाली संख्या में, आधार वाली यानी कि बेस संख्या में इकाई अंक, जब आधार वाली संख्या में इकाई अंक जीरो एक पाँच कोमा छह हो तो
0156 हो तो उनका इकाई अंक भी वही आएगा। चाहे घात कुछ भी हो। चाहे घात कुछ भी हो। आपके पास घात कुछ भी दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी आधार वाली संख्या, यानी कि ये जो बेस संख्या है, आधार वाली संख्या है, इसमें 965 है। इस क्वेश्चन में आधार संख्या यानी कि बेस नंबर हमारा कितना है, 965। आधार संख्या में इकाई अंक 0156 हो, यानी कि इनमें से कोई भी हो अंतिम अंक। इसका आधार वाली संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी दिया हो, और उसका इकाई अंक वही आएगा जो, चाहे घात कुछ भी हो। यानी कि पावर से कोई मतलब नहीं है, इस 482 से हमारा कोई मतलब नहीं है। पावर कुछ भी दी हो, लेकिन इकाई अंक जो दिया गया है उसकी पावर कितनी भी दी हो, इकाई अंक इसमें आधार वाली संख्या में 0, 1, 5, 6 में से है, तो इकाई अंक सेम रहेगा। यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही रहता है। अब हम इसके अलावा जो संख्या बच गई उनके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं, जैसे हमने 0 के बारे में पढ़ा, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं 2 के बारे में। अगर आप 2 को देखोगे, 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आता है, 2। 2 की पावर 2 करते हो तो आएगा 4। 2 की पावर 3 करोगे तो आएगा 8। और 2 की पावर 4 करोगे तो आएगा 16। और 2 की पावर 5 करोगे तो ये आएगा 32। और 2 की पावर 6 करोगे तो ये आएगा फिर 64। यानी कि यह हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है आगे। क्योंकि 2 की पावर का मतलब होता है ऊपर जितनी वो संख्या दी होती है, उस संख्या को नीचे वाली संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 2 की पावर 5 दी हुई है, इसका मतलब यह है कि 2 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं आपस में, और फिर उसका आंसर लिख रहे हैं। तो 2 का जब 5 बार गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास में 32। इस प्रकार से इसका मतलब होता है ऊपर जितनी पावर हो उस संख्या को नीचे वाली संख्या को, बेस जो नंबर है आधार संख्या, ये यहाँ है आधार संख्या 2, और पावर पावर यानी कि घात का मतलब है 5। तो 2 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं आपस में, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं, ये लिखा हमने 2 का। अगर आप 2 को ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 1 की तब तो 2 आया, 2 की पावर 2 के में 4 आया अंतिम अंक, 2 की पावर 3 में 8 आया और 4 में 16 आया। और 16 का मतलब अंतिम अंक हमारा यहाँ कितना आएगा, अंतिम अंक 6 आ जाएगा। हमको सिर्फ अंतिम अंक देखना, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 आएगा, 4 आया, फिर 4 के बाद में 8 आया, 8 के बाद में फिर 16, 16 का अंतिम अंक फिर 6। अब 2 की पावर 5 की तो हमने 32 आया। 2 की पावर 5 का जो आंसर आया वो 32 आया, और अंतिम अंक हमारे पास 2 आया। 2 की पावर 6 की तो 64 आया, अंतिम अंक 4 आया। अब ये एक सर्कल की तरह काम करेगा, यानी कि वापस रिपीट होके वही अक्षर फिर आते जाएंगे। 2 की पावर 1 में अंतिम अंक 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, अब अंतिम अंक यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा आगे, फिर अंतिम अंक 6 आएगा। इस प्रकार से यह सर्कल काम करता रहता है। प्रत्येक 4 के बाद एक तरह की नई सीरीज चलती रहती है, फिर 4 के बाद वही संख्या फिर एक रिपीट होती जाएगी, 2, 4, 6, 8। फिर आगे इकाई अंक 2, 4, 6, 8 आता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पावर पावर एक एक बढ़ती जाएगी, एक एक घात बढ़ती जाएगी। जैसे 2 की पावर 6 का 64 आया, तो 2 की पावर 7 करोगे अंतिम अंक 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128 होती है। फिर 2 की पावर 8 करोगे तो फिर 256 होगी, तो अंतिम अंक 6 आ जाएगा। तो ये 2, 4, 8, 6 का एक सर्कल बन जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक 4 के बाद में यह रिपीट होती रहेगी। अब हम देखते हैं 3 के बाद। 3 के बारे में बात करें, 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा। अब आपने 3 की पावर 2 की 9 आया, यानी कि 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा। अब अगर आप 3 को पावर 3 करोगे ये आएगा 27। 3 की पावर अगर आप 4 करोगे ये आएगी 81। अब 3 की पावर 5 करोगे ये आएगी 243। और 3 की पावर अगर आप 6 करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास में, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 3 तिया 9, 24 तिया 72, 729।
इस प्रकार आगे चलती जाएगी। और सेम जो पैटर्न है दो वाला, उसी तरीके से तीन में भी यही चीज काम करती है। तीन में भी प्रत्येक चार के बाद में रिपीटिशन होनी चालू हो जाती है, यानी कि वह रिपीट होना चालू हो जाती है। तीन की पावर एक करोगे तीन आया, तीन की पावर दो में नौ, फिर तीन की पावर तीन में अंतिम अंक सात, तीन की पावर चार में अंतिम अंक पांच, यानी कि इकाई अंक तीन नौ सात एक, फिर तीन फिर नौ और फिर सात आएगा आगे, और फिर एक आएगा। यानी कि तीन में और दो में और तीन में सेम रिपीटेशन चालू होती है, प्रत्येक चार के बाद में अंतिम अंक वही सेम आता जाता है जो ऊपर होता है। ठीक है। इसके बाद में पहले हमने जीरो एक पाँच छह के बारे में बात कर ली। अब जो अंक बच गए, दो बचा, तीन बचा, और इसके बाद में चार, चार के बाद में सात, और सात के बाद में आठ, आठ और फिर नौ के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं हम दो के बाद तीन, और अब देखते हैं हम सात की बात करते हैं सबसे पहले। अगर आप सात को देखोगे, सात की पावर एक कर रहे हो तो सात आ रहा है। सात की पावर अगर आप दो कर रहे हो तो 49, यानी कि 49, अंतिम अंक नौ आ रहा है। सात की पावर तीन कर रहे हो तो अंतिम अंक कितना आएगा? 343। सात की क्यूब 343, अंतिम अंक तीन। और सात की पावर अगर आप चार कर रहे हो तो ये आपके पास में कितनी आ जाएगी? सात से इसे मल्टीप्लाई करो, सात चौके 28, अंतिम अंक क्या आ जाएगा? आठ आ जाएगा। सॉरी, अंतिम अंक इसको सात से मल्टीप्लाई, सात या 21, अंतिम अंक एक आएगा। फिर सात की पावर पांच करोगे तो अंतिम अंक कितना आएगा? सात आ जाएगा। फिर सात की पावर छह करोगे तो ये कितना आ जाएगा? नौ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यही पैटर्न इस सात में दो वाला, तीन वाला, और यही एक जो टेक्निक है ये सात में भी लग रही है। सात की पावर एक कर रहे हो सात आ रहा है, दो कर रहे हो 49, यानी कि फिर नाइन आ रहा है अंतिम। फिर तीन कर रहे हो पावर तीन आ रहा है, फिर सात की पावर चार में अंतिम अंक एक आ रहा है। फिर पांच कर रहे हो, फिर सात, फिर नौ। अब सात नौ तीन एक, सात नौ तीन एक, अंतिम अंक इस प्रकार से चलते जाएंगे। सात में, दो में, तीन में, सात में प्रत्येक चार के बाद में रिपीटिशन होनी चालू हो जाती है। जो अंतिम अंक जो अंतिम पावर होती है, जैसे आप पावर करते हो तो अंतिम अंक वो सेम रिपीट होना चालू हो जाए। अब आप देखोगे यहाँ सात है तो यहाँ फिर कितना आया? सात। यहाँ नौ है तो यहाँ कितना आया? नौ। यहाँ तीन है फिर तीन आएगा। सात की पावर सात करोगे तो अंतिम अंक तीन आएगा, और सात की पावर आठ करोगे तो फिर अंतिम अंक एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह रिपीटिशन इसकी चालू हो जाती है, इस प्रकार से यह रिपीट होता रहता है। इसी प्रकार से तीन में भी काम करता है, जैसे तीन की पावर एक में और तीन की पावर पांच का जो अंतिम अंक है देखो सेम है। फिर तीन की पावर स्क्वायर कर रहे हो दो में, और तीन की पावर छह का अंतिम अंक सेम आएगा। फिर तीन की पावर तीन का, और इसका रिपीटिशन होता है ऐसे, यानी कि बार बार वही चीज फिर रिपीट होती है। अब हम देखते हैं आठ के बारे में। आठ की पावर एक करोगे आठ आएगा। आठ की पावर दो करोगे चौसठ, चौसठ का अंतिम अंक चार। आठ की पावर तीन करोगे ये आएगी 512, अंतिम अंक दो आएगा। और आठ की पावर चार करोगे तो अंतिम अंक आपके पास में छह आ जाएगा। और आठ की पावर पांच करोगे तो ये आ जाएगा आठ। फिर आठ की पावर छह करोगे तो ये आएगा चार। अब आप देखोगे तो यही सेम टेक्निक इसमें भी रिपीट हो रही है, प्रत्येक चार के बाद में रिपीटिशन होती है आठ के अंदर भी। आठ आया अंतिम अंक, फिर चार, फिर दो, फिर छह। आठ चार दो छह, आठ चार दो छह। इस प्रकार से इसमें भी क्या हो रहा है? आठ, आठ में भी यह चीजें रिपीट हो रही है। प्रत्येक चार के बाद में रिपीटिशन होनी चालू हो जाती है, यानी कि अंतिम अंक क्या हो जाता है? जो आठ की पावर एक में अंतिम अंक आएगा, इकाई अंक आएगा, वही आठ की पावर पांच में इकाई अंक आएगा। दोनों में सेम आएगा। फिर आठ की पावर दो में 64, यानी कि अंतिम अंक चार आया, तो आठ की पावर छह में भी अंतिम अंक चार ही आएगा। इस प्रकार से आठ की पावर तीन में 512 आया, तो उसी प्रकार से आठ की पावर अगर सात करोगे तो उसमें भी अंतिम अंक दो आएगा। तो ये वापस रिपीट होने चालू होते हैं, प्रत्येक चार के बाद में वही सर्कल एक तरह से रिपीट हो रही है। अब हमने कितने अंक पढ़े? अब हमने इसमें पढ़ा दो के बारे में, तीन के बारे में, सात के बारे में और आठ के बारे में। हमारे पास, मैंने कहा था कि कुल हमारे पास कितने अंक होते हैं? जीरो से लेकर नौ तक के अंक होते हैं। अब हम जीरो से लेकर नौ तक अंकों में सबसे पहले हमने देखा जीरो, एक और पांच और छह के बारे में। इनकी घात कुछ भी कर दो, इनकी पावर कुछ भी लगा दो, इकाई अंक आपके पास में जीरो एक पांच छह सेम रहता है। इसके बाद में हमने देखा कि जीरो एक पांच छह में सेम रहता है, और इसके बाद में दो तीन सात आठ में क्या होता है? प्रत्येक चार के बाद में एक नया, मतलब प्रत्येक चार के बाद में वही अंक रिपीट होता है वापस, इकाई अंक।
अब प्रत्येक 4 के बाद में अगर रिपीट होता है तो आप क्या करोगे, 2, 3, 7 और 8 में जब भी क्वेश्चन आपसे पावर पूछी जाएगी तो आप डायरेक्ट उसको क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। डायरेक्ट क्या करोगे, आप 4 से भाग दोगे। अब 4 से भाग देने के लिए भी मैंने एक आपको पहले रूल लिखवाया था, 4 से विभाजित करने का रूल, जो कि हमने पिछली क्लास में बात की थी। 4 से विभाजित करने का नियम भी होता है एक, सिर्फ आपको क्या करना है, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। 4 से विभाजित करते हैं तो सिर्फ आप क्या करोगे, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दोगे। अंतिम दो अंकों में अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दे के चेक कर सकते हो आप कि वह संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है और उसमें कितना शेष बच रहा है। क्योंकि ये 4 का विभाजित नियम है, 4 का रूल कहता है कि 4 का रूल यह कहता है कि सिर्फ आप अंतिम दो अंकों में भाग दे के चेक कर सकते हो कि वह नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। पहले दोस्तों हम सभी अंकों को देख लेते हैं कि अभी तक हमने अंक देखे 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 में क्या करोगे आप, इकाई अंक सेम रहेगा, 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। इसके बाद में हमने देखा 2, 3, 7, 8 के बारे में। तो 2, 3, 7, 8 का जो अंक है, जो आधार में 2, 3, 7, 8 अगर कोई संख्या आ गई तो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसकी पावर के अकॉर्डिंग ये अंतिम अंक रहेंगे। और इसके बाद में हमने जो अंक बच गए, हमारे पास क्या अंक बचा, एक तो 4 बच गया। काउंटिंग में देखोगे 0 से 9 तक 0 आया, 1 आया, 2, 3, 4 बचा, 4 के बाद 5 आ गया, 6, 7, 8 आ गया और 9 बच गया। अब हम 4 और 9 के बारे में बढ़ते हैं आगे कि 4 और 9 का जो नियम है वो किस प्रकार से काम करता है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले देखो आप 4 का नियम, 4 की पावर 1 करोगे 4 आएगा, 4 की पावर 2 करोगे, 4 की पावर 2 होती है 16, अंतिम अंक इकाई अंक 6 आएगा। फिर 4 की पावर 3 करोगे 64, इकाई अंक 4 आया। 4 की पावर 4 की आपने, इकाई अंक यहाँ कितना आ जाएगा, 256, तो इकाई अंक 6 आया। आगे अगर आप 4 की पावर 5 करोगे तो फिर इकाई अंक यहाँ अंतिम अंक 4 आएगा और 4 की पावर 6 में इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, 4 की पावर 1 की तो 4 आया, 4 की पावर 2 की फिर 6 आया, 4, 6, अंतिम अंक 4, 6, फिर अंतिम अंक 4, 6। यानी कि एक बार तो 4 आ रहा है इकाई अंक, जब पावर करते हैं तो एक बार 6 आ रहा है। तो यह सर्कल प्रत्येक दो के बाद में इस प्रकार से चलता जाता है। अब आप देखोगे ध्यान से 4 के नियम में, अगर 4 में संख्या में 4, जो 4 की पावर, 4 की जो घात है आपके पास, वो या तो क्या आएगी, सम आएगी और या फिर क्या आएगी, विषम। अगर 4 की घात सम है, 4 की घात क्या है, सम दी हुई है, यह सम का मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से वो संख्या सम है, यानी कि इवन में है। वो संख्या इवन में यानी कि 2 है घात या 4 है या 6 है, तो फिर वो उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें सम अगर घात आ रही है तो आपके पास में इकाई अंक 6 आएगा। सम अगर घात है तो इकाई का जो अंक है वह 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर 4 की घात सम है यानी कि इवन दी हुई है आपके पास में, तो उसमें क्या होगा, इकाई अंक 6 आएगा। जैसे 4 की पावर 2 है तो पावर 2 है, 2 हमारी सम है तो फिर क्या आएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में 4 की घात विषम दी हुई है, 4 की घात, 4 की पावर विषम है यानी कि ओड दी हुई है, विषम दी हुई है तो इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। अब आप देखो 4 की पावर 1 है, एक है जो विषम है, एक विषम आई तो क्या आया, 4 आया। 4 की पावर 3 है तो 3 है, तो 3 क्या है, विषम है, विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 की पावर 5 है, 5 क्या है, विषम है तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि विषम हो तो फिर 4 अंक आएगा और सम हो तो 6 आएगा। अब आप इसके साथ साथ एक रूल को और पढ़ो, 9 का रूल भी अब हम इसके 4 और 9 के साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक जैसा ही है। अब 9 की पावर आप 1 करो तो 9 आता है, 9 की पावर अगर आप 2 करते हो तो फिर क्या आता है, 81, 81 का अंतिम अंक 1 आएगा। 9 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 729, फिर 9 आएगा। 9 की पावर 4 करोगे इकाई अंक 1 आएगा और 9 की पावर 5 करोगे इकाई अंक 9 आएगा। यानी कि 1,
9, फिर 9 की पावर 6 करोगे, इकाई अंक 1 आएगा। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक 2 के बाद में यह भी सिस्टम 4 की तरह ही है, यानी कि एक बार 9 है, फिर 1 9 1 9 1, इस प्रकार से चलता जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, 9 की पावर अगर घात है, आपकी सम है, 9 की घात सम है। अगर अब हम यहाँ रूल लिखते हैं इसका, अगर आपकी 9 की घात 9 की घात सम है, सम यानी कि इवन दी हुई है, 9 की घात आपके पास सम है, इवन दी हुई है, इवन दी हुई है तो फिर क्या आएगा, इकाई अंक 1 आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। अगर घात सम है तो इकाई अंक 1 आएगा। अगर 9 की घात विषम है यानी कि ओड दी हुई है, 9 की पावर है यानी कि 9 की घात विषम दी हुई है, विषम यानी कि ओड दी हुई है, तो फिर आपके पास में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। इकाई अंक 9 आएगा। अब दोस्तों और भी इसको अगर आप कंसाइज करना चाहो, छोटा करना चाहो, तो आप अगर इसको ध्यान से देख सकते हो। देखो अगर आप और भी इसको छोटा करना चाहो, रूल को मतलब एक ही लाइन के अंदर समझना चाहो, जब भी जब भी क्या है कि अगर आपके पास में पावर, जब भी अगर आपके पास है अंदर पावर 4 की घात विषम है, जैसे 4 की घात क्या है, विषम है, तो इकाई अंक 4 आ रहा है, यानी कि 4 का 4 सेम रहता है। जब 4 का 4 क्या रहता है, सेम रहता है। उसी प्रकार से 9 की घात अगर विषम है तो इकाई अंक 9 9 ही आता है, यानी कि विषम होने पे 4 और 9 के अंदर क्या है कि घात अगर विषम है, ओड दी हुई है, तो इकाई अंक आपका सेम रहता है, 4 का 4 और 9 का 9 रहता है। लेकिन सम होने पे फर्क पड़ता है, 4 की घात अगर सम है तो 6 आएगा, और 9 की घात सम है तो 1 आएगा। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हो, 4 की घात सम है, सम का मतलब सम है, तो 4 में कितने जोड़ो, 10 आएगा, 6 जोड़ो 10 आएगा, 4 और 6 मिलके 10 बनते हैं। और 9 की घात सम है, तो 9 में इकाई अंक 1 आ रहा है, तो 9 और 1 मिलके 10 बनते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 4 की घात सम है तो 6 आएगा, 9 की घात सम है तो 1 आएगा, अगर विषम हुई तो इकाई अंक सेम रह जाएगा, विषम हुई तो इकाई अंक सेम रह जाएगा। अब ये था हमारे पास 4 और 9 का रूल। अब हमने टोटल जितने भी इसमें संख्याएं होती हैं उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इकाई अंक, और इन सभी रूल्स का यूज करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल करते जाएंगे। अगर आपको यह रूल आसानी से अच्छे से समझ में आ गए तो फिर आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। अब एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं का पता लगाना, देखा कि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार से निकाली जाती हैं। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, मान लो 137 की हमको स्क्वायर पता करनी है कि एक सॉरी 137 हमने पता करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या निकालेंगे, तो 137 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या हो जाएगी 144। तो यह किस नंबर की स्क्वायर है, 144 है, वो 12 की स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो 12 से छोटी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 3 5 7 और 11। 2 3 5 7 2 3 5 7 और 11 12 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इस 137 में 2 का 3 का 5 और 7 और 11 से बारी बारी से विभाजित करके देखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 137 में 2 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा तो 3 का देगा, 5 का 7 का 11 का। अगर किसी भी नंबर से यह नंबर नहीं कटता तो यह क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर आगे हमने एक एग्जांपल और देखा 349 का। इसमें हम इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या देखी, फिर इनसे विभाजित करके देखा, और इस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि यह कोई भी नंबर दिया गया वह अभाज्य है या नहीं है। इसके बाद में हमने अब पढ़ते हैं इकाई का अंक के बारे में। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट में क्या होता है कि दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या है उसका सिर्फ जो अंतिम अंक दिया होता है, दोनों संख्याओं में अंतिम अंक को क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। जो राइट साइड के अंदर जो लास्ट में अंक दिया गया है, अब यह सब पूरी संख्या है तो इस पूरे नंबर के अंदर अंतिम अंक 8 है, तो 8 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। इस पूरे नंबर के अंदर अंतिम अंक 1 है तो 1 हमारा इकाई अंक हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगा।
अब मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि 74 है, 74 × 63 दिया हुआ है। 74 × 63 के अंदर आपको इकाई अंक बताना है। तो अब इकाई अंक के लिए आप पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंतिम दोनों अंकों का गुणा करोगे। 4 का 3 से गुणा 4 की 12, अंतिम अंक 2 आए तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब 3 नंबर दे दिए तो अंतिम तीनों अंकों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अंतिम में यहाँ 3 है, फिर 2 है और 7 है, इनका आपस में गुणा करो, 42 आएगा। 42 का अंतिम अंक 2 है। इस प्रकार से हो जाएगा। आपको सिर्फ अंतिम अंक से मतलब है, आपको इकाई अंक बताना है, यानी कि अंतिम अंक क्या है। इसके बाद में अब हमने रूल पढ़े। अगर कई बार क्या आता है कि क्वेश्चन पावर्स में दिया जाता है, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और वह क्वेश्चन किस प्रकार से है उसको हल करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया गया 517, 517 की पावर दी गई। एक बार देखते हैं 945, 945 की आपके पास पावर दे दी गई 333। एक क्वेश्चन दिया आपको 590, इसकी पावर दे दी गई आपके पास 721। आगे दिया गया 641 दिया, इसकी पावर आपको 545 दे दी। और आगे एक संख्या दी 656, तो इसकी पावर आपको दे दी 342। मान लो इस प्रकार से आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं, तो ये इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए गए आपको। अब आपको क्या करना है, इसके इकाई अंक बताने हैं इन चारों की। इन चारों में इकाई अंक बताने हैं। सबसे पहले हम अपने नियम्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, किस अकॉर्डिंग हम बताते हैं। सबसे पहले आप जो संख्या दी जाती है उसका अंतिम अंक देखोगे। उसका अंतिम अंक यहाँ क्या है, 5 है, यानी कि इकाई अंक क्या है, 5 है। अब हम 5 के नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपको 5 का जो रूल था उसमें क्या बताया था, सबसे पहले 5 के रूल में मैंने क्या बताया था, जब भी संख्या के अंतिम अंक 5 हो तो इकाई अंक हमेशा 5 दिया होगा। यानी कि मैंने आगे रूल लिखवाया था, जब आधार वाली संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उनका इकाई अंक वही आएगा, चाहे घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी दी हो। तो अब क्या है, अंतिम अंक पावर कुछ भी, इस पावर से 333 से हमारा कोई मतलब नहीं है। अंतिम अंक संख्या 5 है यहाँ, तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में अंतिम अंक 0 है, इकाई अंक 0 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में अंतिम अंक 1 है, इकाई अंक 1 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में अंतिम अंक 6 है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। क्योंकि 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6 के अंदर क्या होता है, इकाई अंक हमारा सेम रहता है। 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। अगर घात हमारा यहाँ कुछ भी दिया हो, इस पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ संख्या का अंतिम अंक देखना है। अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 में से है तो हमारा इकाई अंक भी 5 का 5, 0 का 0, 1 का 1 और 6 का इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसा कि हमने ऊपर यह क्वेश्चन में देखा था कि 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक हमारे सेम रहते हैं, चाहे उनकी पावर कितनी भी बढ़ा ली जाए। इसके बाद में हमने देखा था 2, 3, 7, 8 के बारे में और 4 और 9 का रूल। 4 और 9 का रूल क्या होता है कि 4 में घात देखी जाती है कि पावर उसकी सम है या विषम है, और इसी प्रकार से 9 की घात देखी जाती है उसकी पावर सम है या विषम है। अगर इनकी 4 और 9 की घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4 में 4 और 9 का 9 ही रहता है। लेकिन अगर पावर इनकी सम हो, इनकी घात सम दी हो, तो इनका इकाई अंक 4 का 6 और 9 का 1 हो जाता है। क्यों, इनकी 4 में 6 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो, ये याद रखने का एक तरीका है। अगर पावर विषम हुई तो वो सेम आएगा, अगर सम हुई तो उसकी पावर उस प्रकार से हम निकालेंगे। अगर फिर भी आप भूल जाओ कि इसका पावर में कितना होता है तो आप डायरेक्ट इधर देख सकते हो, 4 के स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, यानी कि पावर सम है, सम में 6 आएगा अंतिम अंक। 9 की स्क्वायर 81 होती है, तो इसमें पावर जब सम होती है तो अंतिम अंक 1 आता है। 9 की घात सम होने पे 1 आता है, 4 की घात सम होने पे 6 आता है। और 2, 3, 7, 8 में हमने रूल देखा कि जैसे जैसे इसकी पावर बदलती जाती है तो इसके इकाई अंक भी अलग अलग होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। लेकिन प्रत्येक 4 के बाद में वह इकाई अंक सेम रिपीट होते रहते हैं।
प्रत्येक 4 अंकों के बाद वह इकाई अंक आगे सेम रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब 2 3 7 8 का आएगा तो उसमें हम 4 से भाग दे के उसको चेक करेंगे, जितनी पावर बचेगी तो फिर जो शेष बचेगा उस शेष फल के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लिए थे, जैसे ये बड़े कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिनका अंतिम अंक 0 1 5 6 था, उनकी पावर में कुछ भी दी हो तो उनके इकाई अंक हमेशा वह सेम रहते हैं। अब हम और कुछ इकाई अंक के एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, उनमें किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। अभी तक हमने रूल पढ़े थे, इन सभी रूल्स का आपको अगर अच्छी तरह से नॉलेज होगी तो इस रूल के अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हो। जैसे आपको ये वाले रूल पता होने चाहिए, 0 1 5 6 में सेम रहता है। और इसके बाद के अंदर क्या था कि जो हमारे अंक होते हैं 2 3 7 8, उनमें जो घात होती है उसकी पावर के अकॉर्डिंग उनके इकाई अंक रहते हैं। और 4 और 9 के अंदर रूल सम और विषम का रूल लागू होता है, यानी कि ऑड इवन देखा जाता है। 4 और 9 में आप पावर ऑड है या उसकी इवन है, उस पावर के अकॉर्डिंग उसको हम हल करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, 617 की पावर 26 गुणा 423 की पावर 17 गुणा में 712 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 617 की पावर हम 26 नहीं निकाल सकते, 423 की पावर आप 17 भी नहीं निकाल सकते, 712 की पावर आप 58 भी नहीं निकाल सकते। अगर यहीं कहीं क्वेश्चन छोटा होता, 2 की पावर 5 दी होती, 6 दी होती, तो हम छोटी संख्याओं की पावर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होती। अब जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो उनकी जो घातें होती हैं, अब हम उस नियम के अकॉर्डिंग हल करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, नियम बताए थे कि इनके प्रत्येक अंक 0 से लेकर 9 तक अंकों का अलग अलग नियम होता है। 0 1 5 6 का अलग रूल होता है, 4 और 9 का रूल अलग होता है, और 2 3 7 8 का रूल अलग होता है। अब हम इनका इकाई अंक निकालने के लिए जो रूल अभी तक पढ़े या उन सभी रूल्स का यूज करेंगे। उन सभी रूल्स में देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं, उनकी पावर्स दी होती है तो उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे 617 की पावर हमारे पास दी गई है 26। अब इस 617 की पावर 26 का मतलब है कि जो हमारे पास, हम पूरी संख्या को कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ अंतिम अंक को देखेंगे। तो अंतिम अंक यहाँ है हमारा 7। अंतिम अंक हमारा यहाँ क्या है, 7 दिया हुआ है। तो 7 की पावर 26 हो गई है। ये क्या हो जाएगी, 7 की पावर 26 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब आप 423 में देखोगे तो 423 के अंदर, 423 में पावर दी हुई है आपके पास 17, 423 की पावर दी गई है 17। तो अब आप सिर्फ पूरी संख्या को कभी नहीं देखोगे, सिर्फ अंतिम अंक को देखोगे। अंतिम अंक यहाँ कितना है, 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 की पावर 26, सॉरी 3 की पावर कितनी दी हुई है, 17, तो 3 की पावर हो जाएगी 17। यानी कि आपको यहाँ 3 की पावर 17 से मतलब है, इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अंतिम अंक से मतलब है, क्योंकि आपने इकाई अंक निकालना है। आगे देखोगे आप तो आगे हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो दिया गया 712। 712 और 712 की पावर दी गई है 58। 712 की पावर दी गई है 58। इसमें आप अंतिम अंक देखोगे तो इसमें अंतिम अंक दिया हुआ है 2। तो आपको अब 2 की पावर 58 से मतलब है, इसके अलावा किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ 7, 3 और 2 को ही देखना है, पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इकाई अंक बताना है। तो 7 की पावर 26, 3 की पावर 17 और 2 की पावर यहाँ 58 है। अब क्या करोगे दोस्तों, अब हम 2 का, 3 का और 7 का रूल देखेंगे कि 2 3 7 में क्या रूल लगता है। तो 2 3 7 में मैंने आपको यहाँ कुछ पहले बताया था कि 2 3 7 और 8 के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जब हम पावर बढ़ाते हैं तो वह पावर प्रत्येक 4 के बाद रिपीट होनी चालू हो जाती है। यानी कि 4 बार पावर तो अलग रहती है, 2 4 8 6, फिर वह 2 4 8 6 सेम रहती है। प्रत्येक 4 4 का एक एक तरह से एक सेट बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 2 3 7 या 8 की बात होगी तो हम 4 का भाग देंगे, और वह 4 का भाग देंगे उसकी पावर के अंदर। जो हमारे पास पावर दी होगी उसमें हम 4 का भाग देंगे। यहाँ पावर यानी कि यहाँ घात दी हुई है 26, तो 26 में 4 का भाग देंगे। और 26 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो ये 4 6 का 24। तो शेषफल से मतलब रहेगा, तो शेषफल हमारा यानी कि रिमाइंडर,
रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा इसके अंदर रिमाइंडर बचेगा 4 × 6 = 24, 2 बचेगा तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। जो शेषफल बचेगा वह 7 के ऊपर पावर में लगेगा। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 हो जाएगी 49 और अंतिम अंक आएगा 9। इसको दोबारा देखते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 617 की पावर 26 की, तो अंतिम अंक से मतलब रहेगा, तो अंतिम अंक हमारा यहाँ 7 है, तो 7 की पावर 26। अब हम क्या करेंगे, जो पावर दी जाती है, जो घात दी जाती है, उसमें हम 4 का भाग दे के देखते हैं कि शेषफल कितना रहता है। तो घात यहाँ है 26, तो 26 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 × 6 = 24, तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो शेषफल बचता है उसको उस संख्या की जो अंतिम अंक होता है, बेस अंक होता है, उसकी पावर लगाते हैं। तो 7 की पावर आप 2 लगाओगे, ये आएगा 7 की पावर 2 होती है 49, तो अंतिम अंक हमारा 9 आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे 3 की पावर 17। तो यहाँ 3 है दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, तो 3, 7 और यहाँ 2 है। तो 2, 3 और 7 का रूल तो हमारे पास सेम ही रहता है दोस्तों। प्रत्येक में क्या आएगा, 2, 3, 7 और 8 पूछे, जब भी आधारांक 2, 3, 7, 8 दिया हो तो हम 4 का भाग देंगे उसकी घात के अंदर 4 का भाग देके देखेंगे शेषफल कितना बचेगा। जितना शेषफल बचेगा वो उस बेस अंक के ऊपर पावर लगेगा। जितना शेषफल बचेगा वो उसके आधार अंक के ऊपर पावर लग के अंतिम अंक चेक होगा। अब हम देखते हैं कि 3 की पावर 17 दिया, तो 17 में आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। अब 17 में 4 का भाग दिया तो कितना है, 4 चौके 16, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 1 आएगा। शेषफल यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब शेषफल हमारा आ गया 1। तो अब 1 को क्या करोगे आप, 1 को 3 की पावर पे लिखोगे। तो 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 होती है। अब 2 की पावर 58 दी है, तो 58 में आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। 14 चौके 56 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो शेषफल आपका कितना बच गया, 2 बच गया। शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसको क्या करोगे, इस 2 की पावर 2 लिखोगे। इस शेषफल को ऊपर लिखा जाता है हमेशा। शेषफल को कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। जो ये शेषफल है ये हमेशा उस बेस की पावर लिखी जाती है, ऊपर वाला ये होता है। अब 2 की पावर 2 हो जाएगी, आपके पास में कितनी हो जाएगी, 4। 2 की पावर 2 आपके पास में आ गई 4। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या था, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, गुणा दिया हुआ, तो अंतिम अंक हमने निकाली है 9, 3 और 4। और 9, 3, 4 को आपस में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो अब गुणा भी आप पूरी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में सिर्फ अंतिम अंक देखा करो। अब 9 × 27 होता है, तो 27 को 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। 27 को 4 से गुणा करोगे 108 आएगा, तो ये पूरा गुणा करने की आपके पास जरूरत नहीं है। अब भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर आप देखोगे 9 को 3 से गुणा किया 27, तो 27 का अंतिम अंक 7, 7 का 4 से करोगे 7 चौके 28, तो फिर 8 अंतिम अंक आ जाएगा। तो सिर्फ आपको अंतिम अंक से मतलब है, उसका पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारे पास 8। तो 8 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 8 हमारा इस क्वेश्चन का इकाई अंक हो जाएगा। तो इकाई अंक होगा 8, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान, अब इन सभी में 4-4 का भाग ही क्यों दिया, इसके पीछे कारण यह था कि इसमें 7, 3, 2, 3 और 7 का रूल लगेगा। क्योंकि प्रत्येक, अगर 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी अंक आएगा तो फिर आप उसकी जो पावर होगी उसमें 4 का भाग दोगे। क्योंकि ये सभी संख्याएं 4 के, प्रत्येक 4-4 का एक सेट बनाती हैं, और प्रत्येक 4-4 के सेट के बाद में इनके जो इकाई अंक है वो रिपीट होने चालू हो जाते हैं। इसलिए इन सभी में क्या दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई अंक के बारे में। तो इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ एग्जाम्पल है 743 × 512, 512 743 गुणा 512 गुणा 417, और 417 का गुणा दिया है 215। 215 में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमको इकाई अंक बताना है, तो इसमें क्या है कि पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा गुणा करना काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमें नहीं करना। हमको क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए हम क्या करेंगे,
सिर्फ इकाई अंक को लेगा। यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ इकाई अंक 2, फिर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। इन आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसका गुणा करोगे 3 दूना 6, फिर 6 का 7 से गुणा करोगे, 6 सत्ते फिर आगे 42, 42 में अंतिम अंक 2 है, 2 को फिर आगे 5 से गुणा करोगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। तो अंतिम अंक आपका इकाई अंक 0 आएगा। इकाई अंक 0 यानी कि शून्य आएगा। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल किया। अब इसका एक मेथड और भी होता है दोस्तों। वो मेथड देखो आप क्या होता है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर यानी कि गुणा के अंदर एक इकाई अंक में एक संख्या 5 मिल जाए, इकाई अंक में 5 मिल जाए और 5 के साथ में किसी भी सम संख्या का गुणा मिल जाए, किसी भी सम संख्या का गुणा मिल जाए। अब इकाई अंक यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, और गुणा के अंदर कोई सम संख्या मिल जाए। अब सम संख्या से मतलब क्या होता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर दिया हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो फिर उसका इकाई अंक फिक्स हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। और एक बार कभी भी गुणा के अंदर 0 आ जाए तो फिर कितनी भी संख्याओं का आप आपस में गुणा करो, इकाई अंक हमेशा 0 ही रहता है। अब आप देखोगे यहाँ इकाई अंक 5 है और कोई भी सम संख्या, तो सम संख्या 3 तो सम संख्या है नहीं। अब इनमें 3 2 7 5 से मतलब था हमको, 3 2 7 और 5, इनका आपस में गुणा करना था और अंतिम अंक एक तो 5 मिल गया हमारे पास। अब दूसरा कोई भी सम संख्या मिल जाए, 3 और 7 तो सम नहीं है लेकिन 2 क्या है, सम है। अब कोई भी 5 के साथ में सम संख्या का गुणा होता है तो वो हमेशा अंतिम अंक 0 ही आता है। जैसे 5 के साथ 2 का गुणा किया, 5 दूना 10, 0 आया। फिर 5 के साथ में सम संख्या 3, 3 तो सम संख्या है नहीं, 4 सम संख्या है, 5 चौके 20, फिर भी 0 आया। अब 5 के साथ में आप 2 का गुणा करो, 4 का करो, 6 का करो, 8 का करो, 12 का करो, 10 का करो, किसका भी मतलब कोई भी सम संख्या का गुणा करते जाओगे ना तो अंतिम अंक 0 ही आता जाएगा। इसलिए 5 के साथ में कोई एक ऐसी सम संख्या ढूंढ लो जो इसके गुणा में हो, तो इकाई अंक डायरेक्ट 0 लिख दो, क्योंकि उसके बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 का गुणा फिर किसी भी संख्या से होगा तो अंतिम अंतिम अंक 0 ही रहेगा। इस प्रकार से हम इकाई अंक इसका 0 आ जाएगा। इस टेक्निक की मदद से हम इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, आपको प्रत्येक संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 5173, 5173 और इसकी पावर दी गई है, घात दी गई है 113 में इकाई अंक क्या है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, कि सबसे पहले हम इकाई अंक देखेंगे। जो हमारी आधार वाली संख्या है, बेस संख्या का इकाई अंक हमारा 3 दिया हुआ है। यहाँ इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि हमको 3 की पावर 113 का आंसर निकालना है, 3 की पावर 113 का आंसर निकालना है। यानी कि अब हम रूल देखेंगे इस इकाई अंक के बारे में। तो 3 का रूल हमारा क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं, कि हमने 3 का रूल जो पढ़ा था वो क्या कहता है। तो 3 का रूल यही कहता है दोस्तों, 3 के अंदर जब भी घात होती है तो हम जो पावर होती है इसमें क्या 4 के बाद रिपीटेशन होती है, 2 3 7 8 का रूल सेम होता है, प्रत्येक 4 के बाद रिपीट होती है, तो इसलिए हम 4 का क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 4 से हम क्या करेंगे, उस घात को भाग देंगे। तो 3 में क्या है, 4, 4 से भाग देते हैं जो भी घात दी होती है। तो 113 को हम 4 से भाग करेंगे तो 28 चौका 112, तो शेषफल हमारा क्या कितना बचेगा। अगर आप 113/4 करोगे तो आपके पास में शेषफल 1 बचेगा। और जो शेषफल दिया जाता है वह जो हमारा बेसिक नंबर होता है, आधार वाली संख्या का इकाई अंक होता है, उसकी पावर लगा दिया जाता है। तो 3 की पावर 1 लगेगा तो 3 की पावर 1 होती है 3, तो हमारा इकाई अंक आ जाएगा 3, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 3। जो भी हमारी बेस में आधार में संख्या होती है उसके ऊपर जो जितना शेषफल बचता है वो उसके ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 4 के एक सेट बनते जाते हैं। और जो शेषफल बचता है यानी कि 28 चौका 12 का मतलब हो गया 28 तो सेट बन जाएंगे जो रिपीटिशन होगी बार बार प्रत्येक 4 की, और एक बचेगा तो फिर वो नया एक होगा, तो वो शेषफल होगा, वो 3 की पावर ऊपर 1 लगेगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगी 3, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 की पावर दिया हुआ है 15। 73 की पावर 15 गुणा 412। 412 की पावर 116 गुणा में 817। 817 की पावर दी गई है 174। 174 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जैसे आपके पास दिया गया 73 की पावर 15, 412 की पावर 116 और 817 की पावर 174 दी गई है। तो इसमें क्या करोगे, जब सब संख्याएं हैं जो जो हमारे पास है, जो ये नंबर्स दिए गए हैं, तो इसके अंतिम अंक देखोगे आप। इसमें अंतिम अंक कितना है? 3, इसमें 2 और इसमें 7 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, 3 की पावर 15 निकालनी है हमको। दूसरे में 2 की पावर 116 है तो 2 की पावर 116 निकालनी है, और तीसरे में 7 है तो 7 की पावर 174 निकालनी है। अब आपको पता होगा दोस्तों, 2 की पावर 2, 2, 3 और 7, 3, 2 और 7, इसका रूल क्या होता है? सेम होता है। 2, 3, 7 और 8 का रूल सेम होता है। इसमें क्या करता है, जो पावर दी की जाती है उसमें हम चार चार का भाग देके देखते हैं। तो ऊपर पावर 15 है तो 15 में 4 का भाग दोगे, तो 4 का भाग 15 में दोगे तो शेष फल कितना बचेगा आपके पास? में शेष बच जाएगा 4 तिया 12, 3 शेष बचेगा। इसमें 116 में 4 4 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा सेकंड में? इसमें शेष बचेगा आपके पास में 4। इसमें 4 शेष बचेगा, और इसके अंदर 174 है, और 174 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेष फल कितना बचेगा? इसमें आपके पास में शेष बच जाएगा 2। अब दोस्तों 15 में 4 का भाग दोगे, 4 तिया 12, 12 तो 3 बचा तो शेष फल हमारा 3 हो गया। और 174 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 चौके 16, 1 बचेगा 14, 4 तिया 12, शेष फल बच जाएगा 2। लेकिन अब समस्या यहाँ आ रही होगी, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि 116 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो यह तो पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? 4 से आप इसको काटोगे तो 4 या 4 दूना 8, 3 बचेगा 36, तो 4 नेम 36, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ शेष फल 4 कैसे बचा? शेष फल कितना बचेगा? 0 बच रहा है। जब भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जब भी संख्या पूरी पूरी भाग चली जाए, तो शेष फल हमेशा जो नीचे वाला संख्या जैसे भाग देते हैं, तो शेष फल हमेशा क्या बचेगा? 4 बचेगा। जब भी कुछ भी शेष ना बचे, शेष अब आपके पास शेष फल 0 बच जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो घात हमेशा शेष फल आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। यानी कि घात 4 लगाकर उस क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब आप नोट लगाकर इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी इसमें क्या करोगे आप, लिखो जब भी शेष फल 0 बचे, अगर किसी के अंदर भी जब भी शेष फल शून्य आए, जब भी शेष फल शून्य यानी कि 0 शून्य आए, तो घात 4 लगाकर हल करेंगे। तो घात 4 लगाकर हल करेंगे। तो घात 4 लगाकर हल करेंगे। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये काफी काम काम आने वाली है। क्योंकि शेषफल अगर 0 बच गया, शेषफल शून्य हुआ, तो फिर क्या करोगे आप? पूरा पूरा कटेगा तो घात 4 लगाकर उसको क्वेश्चन को हल करोगे। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर पावर कित जो शेषफल बचा था वो इसकी पावर लगाएंगे। 3 की पावर, शेषफल 3 बचा तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 की पावर, 3 की पावर हो जाएगी यहाँ 3। 3 की पावर, जो शेषफल बचता है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। यहाँ कितना बचा? शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो हम पावर कितनी लगाएंगे? 4। पावर कितनी लगाते हैं? 4। जब भी शेषफल शून्य आए, पूरा पूरा कट जाए, तो घात 4 लगाकर हल करते हैं। तो इसमें 2 की पावर अब हम कितनी लिखेंगे? 4।
और आगे दोस्तों इसमें शेषफल 2 बचा है, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये पावर हमेशा ऊपर की तरफ लिखी जाती है। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर हमारे पास 3 कितनी होती है? 3 की पावर अगर आप देखोगे 3 कितनी होती है? 27, यानी कि अंतिम अंक क्या आएगा? 7। तो 3 में क्या आता है? 7 आता है अंतिम अंक। तो 3 की पावर 3 होती है 27, अंतिम अंक 7 आएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर अगर आप 4 देखोगे तो 16, अंतिम अंक 6 आ जाएगा। 7 की पावर 2, 49, अंतिम अंक 9। अब क्या करोगे? इन तीनों का आपस में बीच में क्या दिया हुआ? गुणा का निशान। तो इन तीनों को आपस में आप क्या करोगे? एक तरह से गुणा करोगे। 7 को 6 से करोगे 42, 42 का अंतिम अंक 2 आएगा। अंतिम अंक कितना आएगा 42 में? 2 आ जाएगा। और 2 को 9 से करोगे 18, तो अंतिम अंक 8 आ जाएगा। 42 आएगा, फिर 2 को 9 से करोगे 9 दूना 18, तो अंतिम अंक 8 आएगा। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक 8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें इकाई अंक 8 आएगा। तो इसमें आप सिर्फ अंतिम अंक का गुणा करो, वैसे 27 16 का, और 27 को 16 से और फिर 49 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम अंक का गुणा करते जाओ। तो अंतिम अंक से गुणा करोगे तो आप, अब इसका भी पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। 7 का 42 हो गया, तो अंतिम अंक सिर्फ 42 है ना, तो 42 को 9 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप 2 को 9 से गुणा कर दो। 42 का अंतिम अंक 2 लो, और 2 को 9 दूना 18, 18 का अंतिम अंक 8, तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब भी शेषफल शून्य आ जाए तो घात हम हमेशा पावर 4 लगाएंगे। और ये पावर 4 किस किस क्वेश्चन में लगेगी, ये बेस देखना होगा आपको। अगर बेस 2 है, बेस 3 है, बेस 7 है, या बेस 8 है। अगर आधार संख्या में 2 3 7 या 8 आए तो हम पावर 4 लगाते हैं। क्यों क्यों लगाते हैं? क्योंकि 2 3 7 8 में प्रत्येक 4 के बाद रिपीटिशन होती है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में जितनी गादी होती है उसमें 4 4 का भाग जाता है, और जो शेषफल बचता है वह ऊपर की तरफ लिखते हैं उस आधार संख्या के अंदर। इस प्रकार से इकाई अंक के क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आया 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, गुणा के अंदर 3 की पावर 65। अब इसमें इकाई अंक हमको फाइंड करना है कि इसके अंदर इकाई अंक हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे 7 की पावर सबसे पहले 71 दी हुई है, फिर 63 दी हुई है 6 की पावर, और 3 की पावर आगे दी गई है 65। इसमें आप देखो, सात सबसे पहले 7 का, 6 का और 3 का, इसका रूल देखेंगे। तो सबसे पहले 7 का रूल देखते हैं। 7 का रूल कहता है कि जो भी पावर दी गई है उसमें क्या करोगे? आप 4 का भाग दोगे। तो 71 में आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल देखो कितना बचता है। सबसे पहले शेषफल देखेंगे, तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4, 3 बचेगा। 31, 31 4 सते 28, 3 बच गया। तो शेषफल हमारा कितना बच गया? 3। फिर आया 6 की पावर 63। तो 6 का नियम क्या कहता है कि 6 की पावर जितनी मर्जी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 6 का इकाई अंक 6 ही आता है। 6 का इकाई अंक 6 क्यों आता है? क्योंकि मैंने पहले आपको रूल लिखवाया था ऊपर, और मैंने उस रूल में यह बताया था कि इकाई अंक क्या हो? 0 1 5 6 में कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही रहता है, चाहे घात कुछ भी हो। यह रूल लिखाया था मैंने। आगे लिखा था कि जब आधार वाली संख्या में 0 1 5 6 हो तो उनका इकाई अंक वही आएगा, चाहे घात कुछ भी दी हो। तो अब हमको इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है। 6 की घात 63 है, इस 63 से कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। अब 3 है, 3 के पावर 65 है, तो 3 का रूल क्या होता है? 3 की पावर 65 दी गई है, तो 65 का रूल, 3 की पावर 65 का रूल है। 3 का रूल क्या है कि 65 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। भाग में से 4 का ही देना है, क्योंकि 2 3 7 8 जब भी आए तब भाग 4 का ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 4 के बाद में रिपीटिशन होती है। अब 65 में 4 का भाग दोगे, 16 चौके 64, तो शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 1। इसमें शेषफल 3 बचा था, तो हम क्या करेंगे? 7 की पावर 3 लिखेंगे, और 7 की पावर 343, तो इकाई अंक हमारा 3 आ जाएगा।
इसमें इकाई अंक 6 आएगा और इसमें इसके अंदर शेषफल 1 बचा तो 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 1 3 आ जाएगी और इसमें इकाई अंक 3 आएगा। अब 3, 6 और 3 इसका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54, इकाई अंक 4। तो इकाई अंक इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें इकाई अंक 4 होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, 25 की पावर 6251, यहाँ गुणा ना देके यहाँ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। 25 की पावर 6251 प्लस में 36 की पावर 528, 36 की पावर 528 प्लस में 73 की पावर 54, 54। अब ये क्वेश्चन दिए गया और इसमें क्या है, इसका इकाई अंक बताना है, यानी कि इनकी पावर निकालने के बाद इसको ऐड करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्लस वाला क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन इकाई अंकों को देखेंगे। इसमें क्या है कि इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका 6 है और इसका कितना है, 3 है। तो इसमें 5 है और पांच पांच का रूल क्या कहता है। अब मैंने 5 का एक नियम था और इसमें 6 का और इसमें 3 का नियम लगेगा। तो 5 का नियम हमारे पास क्या कहता है, 0, 1, 5, 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, उसका जो इकाई अंक आता है वो क्या आएगा, सेम आता है। इकाई अंक क्या आता है, सेम आता है। तो अब 5 का जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है, पावर चाहे कुछ भी दी हो, 0, 1, 5, 6 में सेम आता है। और 6 की पावर कुछ भी दी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। 6 में कुछ भी पावर दी है तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर 54 को हल करेंगे। अगर आप 3 की पावर 54 है, जो 54 है, इसको हल करोगे तो 3 की पावर 54 हल करनी है आपको, तो 54 में क्या दोगे आप, 4 का भाग दोगे। 54 में क्या दोगे, 4 का भाग दोगे। अगर 54 में आप 4 का भाग दो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 14, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 तिया 12 कितना बचा, 13 चौके 52। शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो शेषफल आपका 2 बचेगा तो 3 की पावर कितनी करोगे, 2 करोगे। 3 की पावर 2 हो जाएगी 9। और अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 प्लस में 6 प्लस में 9, 5 और 6 11 और 9 20, और 20 का इकाई अंक 0। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा वो हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस प्रकार से हम जितने भी इकाई अंक के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हल करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।